हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन जेनेटिक्स। तो कार्बोहाइड्रेट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स एंड सम इम्पॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स। तो डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स में शुरू करते हैं ग्लाइकोसाइड से। ग्लाइकोसाइड्स एनी अ ग्लाइकॉन फॉर्म अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विद शुगर। इसको आप इस तरह से समझिए, ग्लाइकोसाइड, ग्लाइको मीन्स शुगर और साइड मतलब शुगर के साइड में कुछ है, साइड में शुगर के साइड में कुछ नॉन शुगर आइटम जुड़ी है, मतलब शुगर प्लस नॉन शुगर मोइटी, कोई भी ऐसी चीज़ शुगर के साथ में जुड़ी है जो कि शुगर नहीं है, उसे बोलते हैं हम ग्लाइकोसाइड्स। और वो जुड़ी होगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ में। जैसे हमारा डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस जुड़े होते हैं शुगर के साथ में, वैसे ही यहाँ देखिए ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ में नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ा है, और यहाँ देखिए ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ में ओबेन। सेकेंड लिस्ट में आते हैं शुगर एसिड्स। शुगर एसिड कैसे बनते हैं? व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, ये दो तीन तरह के होते हैं। जैसे कि इफ़ देयर इज़ अ ऑक्सीडेशन इन एल्डिहाइड ग्रुप देन द शुगर विल बी कॉल्ड एल्डोनिक शुगर। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे ये एक पहले ये स्ट्रक्चर देखिए, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ये एल्डिहाइड ग्रुप है। जब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, इफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है COOH, इसे बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। सेकेंड है ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल OH ग्रुप, टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है उसे बोलेंगे यूरोनिक एसिड। टर्मिनल मतलब सिक्स्थ जो कार्बन है उस पे जो है, अगर यहाँ पर जहाँ CH2OH लगा है यहाँ अगर ऑक्सीडेशन हो जाए और ये COOH बॉन्ड यहाँ आ जाए तो ये होगा ग्लूकोरोनिक एसिड। इफ़ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड टर्मिनल ग्रुप, फिर बनेगा एल्डेरिक एसिड। जैसे यहाँ पे अगर इन दोनों जगह पे COOH एंड COOH जुड़ जाए तो ये बन जाएगा ग्लूकैरिक एसिड। शुगर एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और विटामिन सी इज़ ऑल्सो ए शुगर एसिड, जो कि है जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। अब इसी में थर्ड है डीऑक्सी शुगर्स। डीऑक्सी शुगर्स मतलब जब ऑक्सीजन निकाल जाए, ऑक्सीजन निकल जाए तो उससे बोलते हैं डीऑक्सी शुगर। और हम और आप एक इम्पॉर्टेंट शुगर को तो वैसे ही जानते हैं जो कि डीएनए और आरएनए में यूज़ होती है। डीएनए और आरएनए का इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक डीऑक्सी शुगर, राइबोज शुगर, जो डीऑक्सी राइबोज डीएनए में है। ये है राइबोज, जिसमें आप देखिए सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप है। फिर जैसे ही ये OH ग्रुप निकल गया और ये बन गई 2-डीऑक्सी राइबोज, जो कि डीएनए में प्रेजेंट होती है। अब अगर हम थर्ड कार्बन पे भी ऑक्सीजन निकाल दें तो फिर बन जाएगा ये 2,3-डाइडिऑक्सी। जब हम डीएनए सीक्वेंसिंग पढ़ते हैं तब ये चेन टर्मिनेशन में देखते हैं हम, ये शुगर हम डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ करते हैं चेन टर्मिनेशन के लिए डीएनए सीक्वेंसिंग में। तो ये तो हो गई डीऑक्सी शुगर्स। नेक्स्ट आते हैं हम अमाइनो शुगर के ऊपर। अमाइनो शुगर क्या है? जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह अमाइनो ग्रुप जुड़ जाए शुगर्स में तो वो बन जाती है अमाइनो शुगर। जैसे यहाँ पे देखिए ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, बीटा डी ग्लूकोज। जैसे ही यहाँ पर सेकेंड कार्बन में NH2 अमाइनो ग्रुप जुड़ गया, ये बन गया बीटा डी ग्लूकोसामाइन। बीटा डी ग्लूकोसामाइन मोनोमर है काइटिन के लिए, जो कि फंगस की सेल वॉल में यूज़ होता है। वो
ये एक इम्पॉर्टेंट सेल वॉल का पार्ट है फंगस की। तो बीटा डी ग्लूकोसामाइन इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। और फिर अगर इस बीटा डी ग्लूकोसामाइन में एसिटाइल ग्रुप अगर आप जोड़ दो तो ये बन जाता है एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोसामाइन, जिसको हम और नाग भी कहते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। और इसमें ही एक और इम्पॉर्टेंट है नाम, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये इनसे मिलके, इनकी चेन से मिलके बनता है पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है पेप्टिडोग्लाइकन। वैसे ही इसमें काइटिन इम्पॉर्टेंट है। काइटिन जो है वो फंगस की सेल वॉल में होता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, और इनके बीच की लिंकेज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शुगर एल्कोहल। शुगर एल्कोहल, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये ग्लूकोज से यहाँ पे OH ग्रुप लग गया फर्स्ट कार्बन के साथ, और लास्ट कार्बन के साथ भी एक OH ग्रुप जुड़ गया। तो मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर जुड़ जाता है, यहाँ पहले CHO था, उसकी जगह CH2OH आ गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक और जुड़ गया, तो ये बन गया सॉर्बिटोल। वैसे ही अगर आप मैनोज में जोड़ेंगे तो मैनीटोल, वैसे ही ये ज़ाइलिलोज है तो ज़ाइलिटोल। तो इस तरह से बहुत सारे शुगर अल्कोहल होते हैं। और ये शुगर अल्कोहल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं जब जैसे भी कोई स्ट्रेस से गुजर रहा होता है प्लांट, तो उस टाइम ये एक तरह से ऑस्मो प्रोटेक्टेंट्स की तरह यूज़ होते हैं। ये प्लांट सेल्स में फ्लूइड को मेंटेन करते हैं, मतलब ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन करते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो प्लांट से। और जितने भी प्लांट की जो सेल्स की ऑर्गेनेली है, उनमें भी कोई जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं सेल्स के अंदर, वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकते हैं। ये उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। जब इसकी एक्यूमुलेशन होती है, शुगर अल्कोहल्स की एक्यूमुलेशन होती है, तो ये मेंटेन रखते हैं बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रखते हैं सेल्स के अंदर स्ट्रेस में, जैसे कि हीट स्ट्रेस हो गया, या फिर फ्रीजिंग इंजरी हो रही है प्लांट को, या तो इस तरह से उस टाइम पे ये एक्यूमुलेट होते हैं सेल्स के अंदर। अब आते हैं हम डाइसेकेराइड्स पर। डाइसेकेराइड्स में सबसे कॉमन वैसे हम पढ़ते हैं सुक्रोज, पर हम सबसे पहले सिंपलेस्ट मैं शुरुआत करूँगा। जैसे अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज, डाइसेकेराइड्स का मतलब है जब दो मोनोसेकेराइड्स यूनिट आपस में जुड़ती है तो वो डाइसेकेराइड्स बनाती है। दो मोनोसेकेराइड्स यूनिट जुड़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक एनोमेरिक कार्बन उसमें पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए जब भी हम डाइसेकेराइड्स में जब भी कोई लिंकेज पढ़ेंगे तो हमेशा उसमें अल्फ़ा या बीटा से वो लिंकेज स्टार्ट होती है, अल्फ़ा 1 बीटा 2 लाइक दैट, अल्फ़ा 1 बीटा 4 या अल्फ़ा 1 4, मतलब एक एनोमेरिक कार्बन उसमें इन्वॉल्व होगा, दूसरे की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फर्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे दो ग्लूकोज और ग्लूकोज की यूनिट अगर मिलते हैं तो वो माल्टोज बनाते हैं, और इनकी लिंकेज होती है अल्फ़ा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फ़ा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मतलब जो फर्स्ट कार्बन है, जो कि एनोमेरिक कार्बन है ग्लूकोज में, और यहाँ पे जो फोर्थ कार्बन है, ये देखिए 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये दो ग्लूकोज की यूनिट है। जब फर्स्ट ये जो है ये एनोमेरिक कार्बन है, जब ये फोर्थ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ हो जाता है बाहर, और फिर ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अल्फ़ा 1 4। अब यहाँ अल्फ़ा क्यों है? अल्फ़ा क्योंकि जो ये OH ग्रुप है ये डाउन द प्लेन है, ये डाउन द प्लेन है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर पढ़ी होगी तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है अल्फ़ा और बीटा क्या होता है,
डी और एल क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी उसमें। क्योंकि ये डाउन द प्लेन है तो इसीलिए अल्फ़ा है, इसीलिए, और ये बिकॉज फर्स्ट कार्बन है तो अल्फ़ा 1 और 4, ये फोर्थ कार्बन के साथ लिंकेज है, इसलिए अल्फ़ा 1 4। और दूसरा जो डाइसैकेराइड है ये है ट्रेहालोज। ट्रेहालोज में लिंकेज है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 1। अल्फ़ा 1 जैसे ये फर्स्ट वही एनोमेरिक कार्बन, और यहाँ पे भी फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन, दोनों एनोमेरिक कार्बन के बीच ये लिंकेज हो रही है। यहाँ भी H2O एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिलीज हो जाता है। अल्फ़ा 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ट्रेहालोज जो है वो सुक्रोज की तरह ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोलते हैं इसे। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और ये मेन शुगर है, मेन सर्कुलेटरी शुगर है इंसेक्ट्स में। इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आगे बताता हूँ। और नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट शुगर है इसमें डाइसैकेराइड्स में वो है हमारी सुक्रोज। सुक्रोज बनती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में, इनके बीच में लिंकेज है अल्फ़ा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फ़ा 1 आपको मैंने पहले भी बताया, अल्फ़ा मतलब जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका डाउन द प्लेन हो तो अल्फ़ा, और एनोमेरिक कार्बन पर जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउन द प्लेन हो तो वो अल्फ़ा बोला जाता है उसे। तो ये है अल्फ़ा डी ग्लूकोज और ये है बीटा डी फ्रक्टोज, क्योंकि इसमें एनोमेरिक कार्बन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन, इसलिए ये। और इनके बीच जो लिंकेज बनती है वो भी ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है अल्फ़ा 1 बीटा 2, क्योंकि इसकी शुरुआत ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, 3 4 5 और 6 इस तरह से, और ये 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से। ये अल्फ़ा 1 है, ये भी एनोमेरिक कार्बन है और ये भी एनोमेरिक कार्बन है, इनके बीच जो लिंकेज बनेगी अल्फ़ा 1 बीटा 2 लिंकेज, और इससे ये बनता है सुक्रोज। अब सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग शुगर में डिफरेंस ये है कि जिस शुगर में एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है रिएक्ट करने के लिए उसे हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, और जिसमें एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है रिएक्ट करने के लिए उसे हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अब यहाँ हम देखें तो क्योंकि इसका ये वाला एनोमेरिक कार्बन भी यूज़ में है, ग्लूकोज का भी बॉन्डिंग में यूज़ हो गया और ये भी लिंकेज में यूज़ हो गया, फ्रक्टोज का भी लिंकेज में यूज़ हो गया और ये भी लिंकेज में यूज़ हो गया, तो इनके पास कोई भी फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं है, इनके पास कोई भी फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं है, इसीलिए इसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। सेम ही ट्रेहालोज में भी है, उसमें भी कोई भी नॉन रिड्यूसिंग कोई भी फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं है, क्योंकि जो बॉन्डिंग जो बनती है यहाँ देखिए अल्फ़ा 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में, तो दोनों ही एनोमेरिक कार्बन जो है वो इन्वॉल्व है लिंकेज में, इसीलिए ये भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और इसीलिए एक और रीज़न है कि ये सर्कुलेटरी शुगर है इंसेक्ट्स में, और सुक्रोज सर्कुलेटरी शुगर है, ट्रांसपोर्ट होती है ये थ्रू फ्लोएम इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में सर्कुलेटरी शुगर है सुक्रोज, क्योंकि इनके पास कोई एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है, इसीलिए ये इजीली रिएक्ट नहीं करती है किसी भी कंपाउंड के साथ, इसीलिए ये एक बेस्ट एक तरह से एनर्जी सोर्स है और सर्कुलेटरी शुगर का एनर्जी सोर्स है प्लांट्स के लिए। वैसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स है, जैसे कि लैक्टोज है जिसमें
जिसके बीच लिंकेज है वो बीटा 1 गैलेक्टोज और 4 ग्लूकोज। मतलब इसमें एनोमेरिक कार्बन जो यूज़ हुआ है वो गैलेक्टोज का है और 4 ग्लूकोज। मैंने पहले भी बताया था एक एनोमेरिक कार्बन ज़रूरी है लिंकेज के लिए। तो आप यहाँ देखेंगे पहले में बीटा और अल्फ़ा तो सभी में है, बीटा और अल्फ़ा आप देखेंगे तो सभी में है। दूसरे में आपको कहीं कहीं अल्फ़ा दिखाई देगा, बट कहीं कुछ कोई अल्फ़ा या बीटा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो नॉर्मल कार्बन से हो रहा है, अदर कार्बन से हो रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एनोमेरिक कार्बन है और यहाँ एनोमेरिक कार्बन नहीं है। सेम माल्टोज अल्फ़ा 1 4 ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में बॉन्डिंग होती है। ट्रेहालोज मैंने अभी दिखाया अल्फ़ा 1 ग्लूकोज के बीच में बॉन्डिंग होती है ट्रेहालोज में। फिर सेलोबायोज और माल्टोज जो है ये डाइसेकेराइड तो है, इसकी यही यूनिट है जो कि स्टार्च बनाती है, स्टार्च की मोनोमर यूनिट है, और स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों के लिए माल्टोज से मिलके, माल्टोज की यूनिट से मिलके बनता है स्टार्च और ग्लाइकोजन। वैसे ही सेलोबायोज है बीटा 1 4 ग्लूकोज, इससे हमारा सेल्यूलोज बनता है, पॉलीसेकेराइड जो है सेल्यूलोज। वैसे ही एक जेंट्यूबायोज है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डाइसेकेराइड्स है याद रखने के लिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो कार्बोहाइड्रेट की वीडियो में आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं पॉलीसेकेराइड्स के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।